हाँ जी, पाजी सत श्री अकाल, क्या हाल-चाल? बढ़िया? बढ़िया हो दोस्ती? चलो तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इमरजेंसी प्रोविज़न्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स दिए हैं, जो भी बेसिकली ल लाइन्स दिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हैं इमरजेंसी से रिलेटेड आई एम हियर टू टेल यू, ठीक है? दिस इज़ माय पर्सनल नंबर। अगर किसी को प्रीवियस वीडियोज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो चलो बात करेंगे आज इमरजेंसी की, कैसे-कैसे हमारे देश में इमरजेंसी लगती है और क्या-क्या होता है इमरजेंसी में, किस-किस की पावर चली जाती है, कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स चले जाते हैं, क्या-क्या होता है बेसिकली सारी चीज़ें ठीक है चलो, देखो इमरजेंसी प्रोविज़न्स जो दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न्स दिए हैं इमरजेंसी से रिलेटेड वो दिए हैं पार्ट नंबर 18 में। पार्ट नंबर 18 डील करता है आर्टिकल 352 से 360 तक। ठीक है जी पाजी? तो क्या मतलब भैया आज मूड में है, पंजाबी भाषा बोल रहे हैं पूरी, पूरी पंजाबी लैंग्वेज, पूरा पंजाबी टोन आ रहा है यहाँ। चलो देखो आर्टिकल 352 से लेके 360 तक पार्ट नंबर 18 में तुम्हारे जो इमरजेंसी के प्रोविज़न्स हैं वो दिए हुए हैं। तो देखो बेसिकली समझो ये कि सबसे पहले अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इमरजेंसी से तुम समझ क्या रहे हो? देखो पॉलिटी में ना ये टर्म्स होती है ना कि क्वेश्चन आवर क्या होता है, मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी तुम्हारी इफेक्टिव मेजॉरिटी ये चीज़ें काफ़ी जो ट्रिकी होती है ना तो इन्हें समझो। व्हाट इज़ इमरजेंसी? तो देखो मान लो ये तुम्हारी कैपिटल सिटी है दिल्ली, है ना? तो दिल्ली में हुआ क्या कि कुछ लोग हथियार-वथियार लेके आ गए, है ना? आर्म्ड रिबेलियन हो गया या इंटरनल कोई ऐसी चीज़ है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है ना? या कहीं ऐसा माहौल है कि मान लो चाइना से हमारी लड़ाई हो जाए अभी या पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए। तो इस केसेज़ में ऐसे केसेज़ में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल ले लेती है ना? तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स तुमसे ले लिए जाते हैं या स्टेट के पास जो कंट्रोल है वो सब कंट्रोल ले लिया जाता है गवर्नमेंट। कौन-सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट सारा कंट्रोल ले लेती है। तो बेटा इसी को ना बोलते हैं इमरजेंसी। है ना? तो इमरजेंसी में बेसिकली होता क्या है, कि जब इमरजेंसी लागू की जाती है, इमरजेंसी लगाई जाती है, तो तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके पास सारी पावर्स आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है ना? और तुम्हारे राइट्स-वाइट्स भी ले लिए जाते हैं। कौन से राइट लिए जाते हैं, कौन से नहीं लिए जाते, वो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा, ठीक है? तो उसकी टेंशन तुम मत लो। देखो हमारे देश में 3 तरीके की इमरजेंसी के प्रोविज़न्स दिए हैं। पहला नेशनल इमरजेंसी लगती है, दूसरा प्रेसिडेंट रूल लगता है, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। ठीक है? अब देखो, प्यार से धीरे-धीरे मेरी बात उतना सुना करो जितना मैं बोला करूँ, ठीक है? देखो नेशनल इमरजेंसी है तुम्हारे आर्टिकल नंबर 352 तो क्वेश्चन आता है 352 किस आर्टिकल जो कौन-सी इमरजेंसी से रिलेट करता है? नेशनल इमरजेंसी से। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है? अब मैं आगे बताऊँगा क्यों। कभी इतना याद रखो आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है? और आर्टिकल 360 तुम्हारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक है? नेशनल इमरजेंसी लगती है भाई तुम्हारे ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या तो तुम्हारी लड़ाई हो जाए किसी देश से, पाकिस्तान से, चाइना से। ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, है ना? बाहर से कोई तुम पे एग्रेसिव हो जाए ज़्यादा, इस तरीके से। तीसरा ये इमरजेंसी लगती थी, देखो यहाँ मैंने क्या बोला? लगती है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन लगती थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस है तब ये लगती थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी तो उसके बाद से इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिया गया और ये डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है? तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिया गया भाई, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे चेंज कर दिया गया वर्ड आर्म्ड रिबेलियन। अब तुम आर्म्ड रिबेलियन का मतलब समझ रहे हो? तुम आर्म्ड रिबेलियन से ये मत समझना कि आर्मी-वार्मी से रिलेटेड है कुछ। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब है, कि कुछ लोग वो जो मैंने ऊपर बताया था, कि कुछ लोग वेपन्स लेके और जो है बेसिकली किसी जगह को कैप्चर कर लें या ऐसा डिस्टर्बेंस फैला दें पूरी कंट्री में, है ना? तो उसे बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन। ये टर्म यूज़ की गई इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह। अब जो इमरजेंसी है भाई वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे नहीं लगेगी जैसे कि 1975 में फालतू का हुआ था सीन क्रिएट, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ थोड़ा-सा तुमने इमरजेंसी ठोक दी। तो ऐसा नहीं होगा, अब इमरजेंसी लगेगी आर्म्ड रिबेलियन पे, ठीक है? तो ये हुआ तुम्हारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में आया था, ठीक है? तो ऐसे लगती है भाई तुम्हारी नेशनल इमरजेंसी, वॉर के केस में, एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में और अब लगती है आर्म्ड रिबेलियन के केस में। ये वर्ड था पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है? वो हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। देखो, नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम कौन करेगा? स्टार्ट कौन करेगा बेसिकली? लागू कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट जी करेंगे और प्रेसिडेंट जी कब करेंगे? जब रिटन रिकमेंडेशन मिल जाएगा उन्हें कैबिनेट से। पहले प्रेसिडेंट खुद कर सकते थे भाई, लेकिन अब उन्हें रिटन रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट का और ये प्रोविज़न कब आया है वो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा, ठीक है? तो ये याद रखना। अब देखो,
अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर के ग्राउंड पे लग रही है या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लग रही है, तो हम इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, है ना? इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगे, और जब इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगे तो उसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी एनर्जी बोल रहा हूँ यार मैं भी, इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है? चलो आ जाओ। अब देखो, अ, प्रेसिडेंट तो भाई इसे नेशनल इमरजेंसी को लागू कर दिया, प्रेसिडेंट ने, अगर कोई अभी लड़ाई हो जाए मान लो चाइना से आज ही, प्रेसिडेंट तो लागू कर देंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें विदिन 1 मंथ उसे पास कराना है दोनों हाउस से, है ना? बट हैज़ टू बी पास्ड। वो पास तो प्रेसिडेंट ने तो लागू कर दी, लेकिन तुम्हें अब करना क्या है? तुम्हें पार्लियामेंट से पास करानी है भाई, वो भी दोनों हाउसेस से, और 1 महीने के अंदर-अंदर, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। 1 मिनट में इसका पहले कलर चेंज करूँ। ठीक है, कौन-सा लें? चलो ग्रीन लेते हैं, ठीक है? देखो, तो हमें क्या करना है, ये अरे यार ये तो दिख भी नहीं रहा, 1 मिनट तो बस गाइस, सॉरी यार, ठीक है? देखो हाँ, ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है ना, तो हमें दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, समझ रहे हो? तो 1 महीने के अंदर ये वर्ड्स याद रखना है, स्टेटमेंट बन के आएगा ना 1 महीना या 2 महीने, तो तुम भाई अटकोगे बीच में, फिर बोलोगे कि भैया आपने पढ़ाया था, हम ही ने याद नहीं दिया, ठीक है? देख लो। तो 1 मंथ के अंदर-अंदर दोनों हाउसेस से हमें स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा, तब नेशनल इमरजेंसी लागू होगी, ठीक है? और ये जो 1 महीने है ना, ये पहले 2 महीने होते थे कि 2 महीने तक तुम पास करा सकते हो। ये कम कर दिए गए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है? तो ये याद रखना। कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इंडेफिनिट पीरियड। जो नेशनल इमरजेंसी है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ाई जा सकती है ना? कब कितने टाइम के लिए भी रख सकते हो तुम लोग। लेकिन जो प्रेसिडेंट है बेसिकली कितने टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोविजन क्या है कि बट शुड बी अप्रूव्ड इन एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने बाद वो अप्रूव करनी पड़ेगी, और ऐसे 6-6 महीने करके, ऐसे 6 महीने हो गए, फिर अप्रूव कर दो, आगे बढ़ा दो 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, ऐसे कर करके तुम इंडेफिनिट पीरियड के लिए उसे रख सकते हो। लेकिन हर 6 महीने बाद उसे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, ये याद रखना, ठीक है? अब देखो, एक आया 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। इनने क्या बोला भाई साहब ने कि अच्छा भैया जो नेशनल इमरजेंसी तुम लगाओगे ना, वो नेशनल इमरजेंसी इम्यून रहेगी जुडिशियल रिव्यू से, कि मतलब जो कोर्ट वोट है वो बीच में नहीं आएगा। अगर गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी लगाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसको चेक नहीं करेंगे क्यों क्यों लगाई है। ये बोला 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। लेकिन फिर थोड़ी देर दिनों बाद ही 3 साल बाद पार्लियामेंट की जो आंखें हैं वो खुल गई। इन्होंने फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया कि इट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। अगर कोई गवर्नमेंट फालतू की नेशनल इमरजेंसी लगाती है तो उसे जुडिशियल रिव्यू का हक है, वो कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है, ठीक है? और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ही था जिसने ये बोला था कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे, लेकिन आफ्टर द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए, ठीक है? और नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कौन करता है? रिवोक तो पता ही ना तुम्हें, रिवोकेशन मतलब खत्म करना। तो रिवोक्ड होते हैं तुम्हारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, और सिर्फ लोकसभा से पास होनी चाहिए, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करा दिया तो तुम्हारी नेशनल इमरजेंसी फिनिश। ठीक है जी, आगे समझ में? और ये प्रोविजन भी कब हुआ था? ये भी 44th। तो बेसिकली जो नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड ज़्यादातर चेंजेस हुए हैं वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुए हैं। ठीक है? और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है जी, आ जाओ। देखो, क्या-क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो क्या-क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उसके देश में, वो समझो। सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसा हो जाएगा? देखो, मैंने अभी बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल किसके पास चला जाता है भाई? सेंटर के पास। सेंटर कंट्रोल करेगा सब कुछ, ठीक है? दूसरा, लेजिस्लेचर, है ना? जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, उसका कंट्रोल क्या होता है? पार्लियामेंट के पास भाई पूरी पावर आ जाती है। पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर होती है कि वो कोई भी लॉ जो है वो बना सकती है ऑन स्टेट लिस्ट। समझ रहे हो ना? देखो बेसिकली 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उसपे तुम्हारी जो है बेसिकली जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो में लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ मतलब स्टेट के जो बेसिकली होते हैं ना जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है। कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट का कंट्रोल भी इमरजेंसी के टाइम पे तुम्हारे पार्लियामेंट के पास चला जाता है भैया। पार्लियामेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। आ रही है समझ में? हाँ। और प्रेसिडेंट कैन इश्यूड ऑर्डिनेंस, इवन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट पे भी। जबकि स्टेट सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस पास कौन करेगा? तुम्हारे गवर्नर, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? और चाहे तुम्हारा जो पार्लियामेंट सेशन में हो चाहे ना हो।
लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर पहुँच जाती है, ठीक है? अब देखो फाइनेंशियल पावर क्या है कि प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को, कितना पैसा देना है स्टेट को, कितना पैसा नहीं देना है, ये सारी चीज़ें भी जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड कर सकता है। तो ये कुछ चेंजेज़ हैं जो होते हैं, ठीक है? अब समझो इफ़ेक्ट क्या होता है लोकसभा पे? यार ये मैं तुम्हें लोकसभा वाली वीडियो में बताया था ना मैंने तुम्हें? क्या बताया था मैंने तुम्हें? कि जब इमरजेंसी लगी हो, तब तुम जो है लोकसभा को बढ़ा सकते हो 1 साल के लिए एट अ टाइम। समझ रहे हो ना? 1 साल के लिए एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ 1 साल बढ़ा सकते हो एक बार में लोकसभा को, अगर नेशनल इमरजेंसी लगे। मान लो किसी देश में 5 साल नेशनल इमरजेंसी लग जाए, ठीक है? और उसके लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो हर 1 साल तुम बढ़ा सकते हो लोकसभा के टर्म को एक बार में 1 साल के लिए, ठीक है? एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो, तो ऐसे। और जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, तो 6 महीने के अंदर-अंदर वो लोकसभा के इलेक्शन तुम्हें कराने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं लोकसभा के वीडियो वाले में बता चुका हूँ यार तुम्हें, पढ़ चुके हो तुम। अरे होशियार बच्चे हो यार तुम, कैसी बातें करते हो। आ जाओ अब, एफआर पढ़ लो भाई, ये इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट वाला पोज़ीशन है कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या चेंजेस पड़ते हैं इनके, ठीक है? सबसे पहले समझो आर्टिकल 358 क्या कहता है? आर्टिकल 358 कहता है कि इफ देयर इज़ नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम इन इंडिया, है ना? कि अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है तुम्हारी इंडिया में, तो आर्टिकल 19 ऑटोमैटिकली सस्पेंड हो जाएगा भैया। 358 आर्टिकल ये कहता है कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगर जो है तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी लागू है। और किस केस में आर्टिकल 358 ऑपरेट होगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में, याद रखना कि अगर सिर्फ नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन लगी है, उस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? आर्टिकल 359 क्या कहता है कि सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 20 और 21 क्या है ये तुम मेरे को कमेंट में बताओगे, और प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है? तो आर्टिकल 21 और 20 को छोड़ के तुम्हारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और जो तुम्हारा आर्टिकल 359 है ये तुम्हारा लगता है इन द केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, याद रखना, ठीक है? अब देखो जो नेशनल इमरजेंसी है इंडिया में वो कितनी बार लगी है? वो 3 बार लग चुकी है भैया। एक बार लगी थी 1962 में, और कब लगी थी तुम्हें पता ही होगा, जब चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी ड्यूरिंग एक्सटर्नल एग्रेशन। और एक बार लगी थी 1971 में जब पाकिस्तान के साथ शायद वॉर हुई थी, और ये भी एक्सटर्नल एग्रेशन ही हुआ था ना भाई, चाइना और वॉर उसका, ठीक है? तो ये याद रखना। तो 1962, 1971, और ये लगी थी फिजूल के जो लगी थी फालतू के ऑन द इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इसे भी याद रखना। 1975, 1971, 1962 ये 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी है। अब आ जाओ प्रेसिडेंट रूल पे फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, कमेंट करके आंसर बताओ ये दो क्वेश्चन जो ऊपर पूछे थे। ये आर्टिकल 21 और 20 क्या है? आ जाओ अब। प्रेसिडेंट रूल पढ़ लो एक बार, ठीक है? देखो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज़ किया जाता है ऑन 2 ग्राउंड्स। जैसे नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे की जाती थी ना, ऐसे ही प्रेसिडेंट रूल 2 ग्राउंड्स पे किया जाता है। पहला आता है आर्टिकल 356 और दूसरा आता है आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जी बोल सकते हैं चलो भाई खत्म तुम्हारा, टाटा बाय बाय, अब प्रेसिडेंट रूल लगेगा इस स्टेट में। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है स्टेट, ठीक है? दूसरी चीज कि अगर स्टेट फेल है भाई, स्टेट ही फेल है अगर किस चीज में, कि वो जो सेंटर ने गाइडलाइंस दिए हैं, सेंटर ने जो डायरेक्शन दिए उसको नहीं मान रही, है ना? सेंटर ने तुम्हारे ने कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई डायरेक्शन दी, स्टेट गवर्नमेंट अगर उसे नहीं मानती है, तो उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट अपना रूल लगा सकते हैं वहाँ पे, वो आता है आर्टिकल 365, ठीक है? अब समझो पार्लियामेंट अप्रूवल कैसे देगी, क्या-क्या होता है? देखो, एक बार प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो 2 महीने के अंदर-अंदर तुम्हें इट मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ हाउस इन 2 मंथ्स। 2 महीने के अंदर-अंदर पास कराना पड़ेगा दोनों हाउस से बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब ये याद रखना नेशनल इमरजेंसी के लिए तुम्हें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, यहाँ पे तुम्हें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है? और शुड एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम। 6 मंथ्स एट अ टाइम तुम बढ़ा सकते हो 6-6 महीने करके, है ना? ये और याद रखना। और लेकिन एक चीज़ याद रखना, ऐसे नेशनल इमरजेंसी को तुम इंडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ा सकते हो ना 6-6 महीने करके, तुम प्रेसिडेंट रूल को सिर्फ़ 3 साल के लिए बढ़ा सकते हो। एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, 6 मंथ बढ़ा दी तुमने, फिर अप्रूवल लिया, फिर 6 महीने बढ़ा दी, फिर अप्रूवल लिया, फिर 6 महीने बढ़ा दी। ऐसे करके तुम सिर्फ़ 3 साल तक के लिए किसी जगह प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। और प्रेसिडेंट रूल तुम देखो अब समझो,
शुड बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ एट अ टाइम। और एक्सटेंड 6 महीने करोगे कब तुम? ओनली व्हेन, समझो कब करोगे? जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो पूरी कंट्री में या फिर किसी एक छोटे से पार्ट में, उस टाइम पे तुम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, है ना? या इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई, जो तुम्हारी जो प्रेसिडेंट रूल है उसको 6-6 महीने कैसे बढ़ा सकते हो ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो पूरी कंट्री में, या फिर इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई जनरल बी हेल्ड। इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई जनरल बी हेल्ड। यार ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है क्या? इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई जनरल बी हेल्ड। चलो इसे रोको यार, ये आई थिंक ये कुछ गलत है इसमें। आगे देखो, रिवोक्ड बाई प्रेसिडेंट एनी टाइम। जो प्रेसिडेंट रूल है वो कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ठीक है? इसकी कोई भी वो नहीं है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हटा दो, सिंपल मेजोरिटी से सिंपली हट जाता है। अब देखो कंसिक्वेंसेस क्या होगा प्रेसिडेंट रूल के। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम। प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं भाई स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जो स्टेट की सीओएम होती है उसको डिलीट, उसको डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है? स्टेट गवर्नर कैरीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, है ना? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो स्टेट का गवर्नर होता है, जो स्टेट गवर्नर होता है वो कैरी कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को। और प्रेसिडेंट सस्पेंड भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। जैसे सेंटर पे लोकसभा होती है ना, ऐसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये सस्पेंड और डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? छोटी सी, और देखो हाँ, ये तुम्हारी जो प्रेसिडेंट रूल है 125 ओकेजन्स पे लग चुका है इंडिया में, लगभग 125 टाइम्स। छोटी छोटी जगह पे कहीं भी लगता रहता है ना। और पहले शायद कश्मीर में तो यही रहता था। अब देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी समझो, ये कभी भी नहीं लगी है पहली बात तो इंडिया में। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी, ठीक है? ये याद रखना, क्योंकि हमारे ऐसे हालात ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है इन केस ऑफ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो, तंगी हो, पैसा नहीं है तुम पे, भूखे मर रहे हो, भूखमरी फैल रही है, इस ऐसी ऐसी कंडीशंस में लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? अंडर द आर्टिकल 360 होती है ये, प्रेसिडेंट आसानी से लगा सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए पास कराने के लिए। रिवोक्ड भी प्रेसिडेंट करेंगे, खत्म भी प्रेसिडेंट करेंगे। कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है ना? कोई भी मैक्सिमम पीरियड गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। मस्ट अगर एक बार लग जाती है इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट को 2 महीने के अंदर-अंदर सिंपल मेजॉरिटी से पास करानी पड़ेगी, ठीक है? तो यही सारे प्रोविज़न्स हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी इतनी इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ठीक है? तो बस आर्टिकल्स याद रखना, ये याद रखना कि प्रेसिडेंट ही लगाते हैं, प्रेसिडेंट ही हटाते हैं, इंडिया में कभी नहीं लगी है। अगर लगती है तो 2 महीने के अंदर-अंदर सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा और मैक्सिमम पीरियड दिया नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है जी? और क्विज़ अटेम्प्ट करनी है आज अगर तो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को। और नथिंग, ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।